इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डिफिनीशन हम लोग क्या देते हैं? हम लिखते हैं वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 r t प्लस डेल्टा t माइनस आर टी होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसको हम लोग डी आर डी टी भी लिखते हैं, डी आर बाई डी टी लिखते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था हम इसको पढ़ते हैं डी आर डी टी। वेलोसिटी मैंने इसका एक एग्जांपल आपको दिया था कि जब आप किसी स्कूटी से जा रहे हैं और स्कूटी के पास आपके डायरेक्शन का भी दिया हुआ है, कंपास है उसमें लगा हुआ, तो आपकी स्कूटी यदि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सो ये कंप्लीट जो बात है वो बताता है कि आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है जिस समय आप देखते हैं 30 किलोमीटर पर आवर और कंपास दिखा रहा होता है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये बताता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। लेकिन यदि सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर मैं बोलूं तो वो बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है। सो ये बात जो है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के विषय में हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है ना, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होता है? लेसर देन आर इक्वल टू एवरेज स्पीड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी बोला, इसका मतलब मेरा कनोटेशन है डिस्प्लेसमेंट, और जैसे ही स्पीड बोला तो मेरा जो कनोटेशन है वो डिस्टेंस है। तुम्हें पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? लेसर देन आर इक्वल टू डिस्टेंस होता है। इसी वजह से एवरेज वेलोसिटी विच इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम is lesser than average speed which is nothing but distance upon time। तो ये बात मुझे लगता है कि आप लोग को याद होगी, फिर भी हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का। सो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? यदि मैं तुमसे बोलूं इस तो लिखते हो तुम ए टी इक्वल टू डीवी डी टी, और इसको डिफाइन कैसे करते हो? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 velocity at any time t plus delta t minus vt whole divided by delta t। अब यदि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, इफ द मोशन इज इन या इज ऑन बोल देते हैं, इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो हम क्या बोलेंगे कि एक्सीलरेशन जो होता है वो सिंपली डीवी dt हम लिख सकते हैं उसको। अब यदि इसको डीवी dt लिख लिया तो डीवी अपन ds यहाँ पे कर दूंगा, तो यहाँ पे ds अपन dt कर दूंगा, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया ds। सो ये ds dt जो होता है ना उसको तुम बोल देते हो v, तो इसको भी dv ds भी लिख देते हैं। सो बेसिकली हम अपने फायदे के अनुसार एक्सीलरेशन को या तो लिख सकते हैं dv dt। ऐसा कब लिखेंगे? जब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम होगा। और दूसरी बार हम लिख सकते हैं v dv ds कब? जब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। ये दोनों फार्मूले वैलिड हैं 1D के लिए। अब क्या होता है कि यदि मोशन जो है 1D में ना होकर 2D में हो जाए, मान लो कि इफ मोशन इज इन
अब प्लेन आर 2D, तब हम क्या करेंगे, तब हम एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट है, और ए वाई कंपोनेंट है। तो हम इसको लिख लेंगे ए एक्स को डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। अब यहाँ पे यदि वी एक्स तुम्हारे पास जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम टी होगा, तब हम लिख लेंगे ये वाली बात। इसी तरीके से यदि वी वाई जो तुम्हारा है फंक्शन ऑफ टाइम टी हो, ये जी टी लिख दिया इसको, तब ये बातें हम दोनों लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला। लेकिन इसी चीज को हमें लिखना पड़ेगा क्या, एक्स के और वाई के टर्म में यदि फंक्शन हो तो हमें लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन इक्वल टू वी एक्स डी वी एक्स डी एक्स आई कैप प्लस वी वाई डी वाई जे कैप। ऐसा कब, when vx is the function of x and vy is the function of y, g1। ठीक है ना। सो इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम समझेंगे इस बात को और अच्छे से। तो देखो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है कि if position of a particle is defined as x equal to t cube plus t square plus 2t plus 2। अब देखो यहाँ पे जो ये पोजीशन है ना, वो एक्स डायरेक्शन में दे रहा है। देखने क्या निकालना है एक एक करके। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तुमसे कि पता करो एवरेज वेलोसिटी इसकी t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 4 सेकंड। सो ये बड़ा आसान हो जाएगा, मैं x4 निकाल देता हूं। कितना हो जाएगा, 4 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। सो ये हो जाएगा, रहने देते हैं, अच्छा 4 स्क्वायर होगा, ये 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 ऐसा होगा, सॉरी। और x2 निकाल दो, वो हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। अब जब तुमसे एवरेज वेलोसिटी वो पूछ रहा है तो तुम्हें पता है कि वी एवरेज क्या होगा, यहाँ पे x4 माइनस x2 अपॉन 4 माइनस 2। सो यहाँ पे 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 माइनस 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 ऐसा होगा, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पे जो ये 2 है तो ये तो उड़ जाएगा दोनों तरफ से। यहाँ पे 4 माइनस 2 जो होगा वो तो तुम देख रहे हो कि 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये होता है 4, तो 16 माइनस 4 हो गया 12। तो यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 12 मिल गया। तो देखो जोड़ते जाओ, एक बार 12 जोड़ दिया और फिर 2 जोड़ दिया। अब ये 64 है और ये है 8, तो ये हो गया 56। तो 56 प्लस 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 56 प्लस 14, तो ये मुझे लग रहा है कि 70/2 यानी कि 35 मीटर पर सेकंड तुम्हारा आंसर हो गया इसका। पूछ रहा है अगला, तो ये फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। मैंने तुमसे बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने के लिए हम dx dt लिखते हैं। तो यहाँ पे v हो जाएगा dx dt और उसकी वैल्यू हो जाएगी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। एंड वेलोसिटी 3 सेकंड पे पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी एट 3 यानी कि 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 एंड प्लस 1। तो ये हो गया 27 और ये हो गया 6 और ये हो गया 1। तो 6 7, तो 27 प्लस 7 ये हो गया 34 मीटर पर सेकेंड। इसका पार्ट थर्ड देखते हैं। सो पूछ रहे कि t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 4 सेकंड के। तो पहले तो वेलोसिटी तुम्हारे पास था, वेलोसिटी एट टाइम t कितना था, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ये रख लो अपने पास क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा v4 विच इज 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 एंड प्लस 1। और मैं v2 निकाल लूंगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 एंड प्लस 1। अब v4 माइनस v2 जब आप निकालोगे
तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 16 माइनस 4। सो प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2 एंड 1 1 कट जाएगा। तो ये आपके पास डेल्टा वी निकल जाएगा। सो डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों 3 इंटू 12 एंड प्लस 2 इंटू 2। ये हो गया 3 टोटल 36 और 36 और 4 40 मीटर पर सेकंड आ गई। सो एक्सीलरेशन की जो एवरेज वैल्यू होती है वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होती है। ये सारी कौन डायमेंशन की बात चल रही है, इसलिए ऐसे मैं कोई आई कैप जे कैप कुछ नहीं लगा रहा हूँ। सो 40/2 ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ये थर्ड वाला भी हो गया। आप पूछ रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो ये बड़ा आसान है। सिंपली करोगे क्या, एक्सीलरेशन है टाइम टी निकाल दो इसको डिफरेंशिएट करके, तो ये हो जाएगा 6t प्लस 2। अब एक्सीलरेशन 3 सेकंड पे निकालने की बोला है तो 3 रख दो, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, तो ये 20 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मोशन इन 2D का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो लिखा है RT इक्वल टू 3T आई कैप प्लस 4T माइनस 5T स्क्वायर जे कैप। मतलब इसका x कंपोनेंट 3T है और y कंपोनेंट 4T माइनस 5T है। ये तुम्हारा x कंपोनेंट है और ये तुम्हारा y कंपोनेंट है। ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ t इक्वल टू 1 सेकंड से t इक्वल टू 3 सेकंड। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। यहाँ पे R3 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 3 से 1 के बीच में एवरेज वेलोसिटी होने वाली है। तो डायरेक्ट यदि मैं वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 आई कैप। दोनों को ले लिया मैंने। यहाँ पे देखो R3 जब 3 इंटू 3 हो जाएगा और उसी को मैंने वापस एज इट इज दे लिया एंड प्लस 4 3 माइनस 1 एंड माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। मैं दोनों को साथ साथ ले रहा हूँ, ये बात का तुम ख्याल रखना जे कैप। ये पूरा एक में ऐसे आएगा डिवाइडेड बाई 2। सो देखो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा 3 इंटू 2 आई कैप और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा पास ये 4 इंटू 2 एंड माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर 9 8 एंड ये जे कैप एंड होल डिवाइडेड बाई 2। अब यदि तुम इसको सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा 3 आई कैप और यहाँ से 4 2 से सब जगह से 2 जाएगा ना, तो ये 2 गया यहाँ से, इसकी वजह से यहाँ पे 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 20 यानी कि माइनस 16 जे कैप। तो बड़ी आसानी से मुझे पता चल गया कि माई एवरेज वेलोसिटी इज हाउ मच। एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम टी इक्वल टू 1 सेकंड टू 3 सेकंड। एवरेज एक्सीलरेशन बोल रहा है, इसका मतलब पहले वेलोसिटी तो निकालना पड़ेगा मुझे। तो मैं निकाल लेता हूँ डी आर डी टी। सो डी आर डी टी मेरे पास हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 माइनस 10T जे कैप। और मेरे को ये बेसिकली वेलोसिटी है 10T मिल गया। सो यदि मेरे को ए एवरेज निकालना है विच इज माई सेकंड क्वेश्चन, सो मैं लिखूंगा V3 माइनस V1 एंड होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 विच इज 2। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा V3 में ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे मेरा काम चलने वाला है। 4 भी कट जाएगा, कोई कांस्टेंट है। तो सिंपली यदि मैं यहाँ पे माइनस 10 3 माइनस 1 जे कैप डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो काम बन जाएगा मेरा। सो ए एवरेज की वैल्यू मेरे पास सिंपली माइनस 10 जे कैप आ गया और कुछ नहीं। सो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 सेकंड टू 3 सेकंड भी बड़ी आसानी से मैंने निकाल दिया। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन y कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी इज 0। तो ये जो था y vy जो था मेरे पास वो 4 माइनस 10T था, यही तो आया था। सो ये वैल्यू जब 0 होगी तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 4/10 यानी कि 0.4। और इस समय पे पूछ रहा है पोजीशन वेक्टर। सो r 0.4 जब तुम निकालोगे तो 3 इंटू 0.4 आई कैप थर्ड लिखो एंड प्लस 4 इंटू 0.4 माइनस 5 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर जे कैप, यही तो होगा।
सो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 1.2 आई कैप एंड प्लस यहाँ पे 4 इंटू 0.4 1.6 माइनस 5 इंटू 0.16 जे कैप। देखो ना, सो ये 1.2 आई कैप हो गया एंड प्लस 1.6, ये 1.6 माइनस 0.8 जे कैप। सो ये 1.2 आई कैप एंड प्लस 0.8 जे कैप। फोर्थ देखते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो x की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3t है एंड y की वैल्यू कितनी है 4t माइनस 5t स्क्वायर। सो यहाँ पे t की वैल्यू x/3 हो जाएगी और ये वैल्यू दी यहाँ पे y में तुम डाल दोगे तो y और x के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। ये जो y और x के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो ये हो गया y 4x/3 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 9। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगा। इसी चीज को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन। देखते हैं यहाँ पे लिखा है आर टी इक्वल टू टी क्यूब आई कैप प्लस टी स्क्वायर माइनस 40 जे कैप, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम टी इक्वल टू 1 सेकेंड टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड। और पूछ रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि ये जानना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पहले तो एवरेज वाली कहानी कह लेते हैं। तो वी एवरेज के लिए हम लोग क्या कहेंगे, वी एवरेज इक्वल टू R4 माइनस R2 होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। सो डायरेक्ट यदि करने की कोशिश करें तो लिख देंगे यहाँ पे टी क्यूब यानी कि 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब आई कैप, दोनों साथ में कर रहा हूँ बच्चों, एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 2 जे कैप डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये 4 क्यूब कितना होता है 64 एंड माइनस 8। सो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 56 आई कैप एंड प्लस ये 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 इज 12 और यहाँ पे 4 इज टू 2 8। तो 12 माइनस ये बनेगा आपका 12 और ये बनेगा 8। तो 12 माइनस 8 इज 4, सो प्लस 4 जे कैप एंड होल डिवाइडेड बाई 2। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28 आई कैप एंड प्लस 2 जे कैप। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी जो पूछ रहा है यहाँ। अब क्या करो कि वेलोसिटी निकाल लो किसी टाइम टी पे, क्योंकि हमें एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालना है। सो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर आई कैप एंड प्लस 2t माइनस 4 जे कैप। सो अब हमें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का हम फार्मूला लिखेंगे v4 माइनस v2 होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। सो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि फिर से वही वाला तरीका लगाएंगे। सो 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर साथ में ले लिया 4 और 2 एंड प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2। ये 4 दोनों में सेम है, माइनस 4 तो कट जाएगा जब माइनस करेंगे तो, एंड डिवाइडेड बाई 2। सो देखो यहाँ पे ये फाइनली होने वाला है हमारे पास 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 16 में से 4 गया 12, तो 3 इंटू 12 यानी कि ये हो गया 36 आई कैप अपॉन 12 2, यानी कि ये 8 आई कैप हो गया। और ये हो गया तुम्हारे पास अगेन 2, तो ये सिंपली 2 जे कैप हो गया। तो ये तुम्हारे पास एवरेज एक्सेलरेशन की बात मिल गई। अब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस में कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड निकालना है तो इसके अंदर डाल दो। सो ये तुम्हारे पास 2 डालोगे तो 3 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर आई कैप एंड प्लस ये हम वेलोसिटी निकल रहे हैं 2 सेकेंड एंड प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4 जे कैप। तो देखो ये वाला तो 0 हो जाएगा और ये वाला 6 हो जाएगा, नहीं ये 6 नहीं होगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। सो ये 12 आई कैप हो गया। वी
टी यहाँ पे आ रहा था हमारे पास 3t² आई कैप प्लस 2t माइनस 4 जे कैप। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड हमने v2 डाल के निकाल लिया इंस्टेंटेनियस। अब एक्सेलरेशन एट t सेकेंड निकालना है, तो ये हो जाएगा 6t आई कैप एंड प्लस 2 जे कैप। तो एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो बच्चों ये हो जाएगा 12 आई कैप एंड प्लस 2 जे कैप। सो सारी बातें हमने निकाल ली इस क्वेश्चन। XY plane and its position vector depends on RT equal to A sin omega t I cap plus A cos omega t j cap। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे हम x की वैल्यू बोल सकते हैं A sin ओमेगा टी एंड y हम बोल सकते हैं A cos ओमेगा टी। अब देखो ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि तुम निकालोगे तो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, जो मैंने तुमको मैथ्स फॉर फिजिक्स में पढ़ाया था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है और इसका सेंटर बच्चों 0,0 होता है। सो ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन होता है उसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है सेंटर्ड एट 0,0 और इसका रेडियस जो है वो होगा ए। ठीक है, तो ये तो हो गया। So this was your first part. अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट टाइम टी हो जाएगा यहाँ पे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप एंड माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का चूंकि माइनस साइन हो जाएगा और ये ओमेगा बाहर निकल जाएगा। फिर एक्सेलरेशन एट टाइम टी निकालोगे तो इन द सिमिलर फैशन ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप, लेकिन यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा और ये साइन है तो ये कॉस में ही बदलेगा, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब एंगल निकालना है तो वी डॉट ए पहले निकाल लेते हैं कि वी टी डॉट ए टी यहाँ पे कितना आ रहा है। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे वी टी डॉट ए टी जो है माइनस ए क्यूब कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एंड प्लस ए क्यूब सॉरी ए क्यूब ओमेगा क्यूब हो जाएगा ना, ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब, सॉरी अरे भी ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो ये दोनों कट के 0 आ गए। सो हमें यहाँ से पता चल गया थी दैट इज वेलोसिटी एट टाइम टी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन एट टाइम टी। सो हमेशा ऐसा ही होगा और ऐसा होता भी है, सर्कुलर मोशन है ये। तो सर्कुलर मोशन में हमेशा जो है वेलोसिटी से जो है ना एक्सीलरेशन, ये है वेलोसिटी तुम्हारा इस क्वेश्चन में, ये है तुम्हारा वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। यहाँ से यदि मान लो ये मैंने ओरिजिन ले लिया, ये तुम्हारा इनिशियल था टी इक्वल टू 0 यहाँ पे था, ये टी इक्वल टू टी पे मान लो यहाँ पहुंचा। सो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि अंदर की तरफ यहाँ पे एक्सीलरेशन लग रहा है, ये जो माइनस हो रहा है ना ये। सो हमेशा एक्सीलरेशन इससे अंदर की तरफ लग रहा है, क्योंकि यदि 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 इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये बेसिकली आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप। तो मतलब ये हमेशा ये जो पोजीशन है इस तरफ आर है प्लस आर, तो ये इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तुम्हें दिख रहा होगा। सो इस चीज को हम देख सकते हैं क्योंकि ये आर टी के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन लग रहा है। सो और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा इन दोनों के आर और टी दोनों के परपेंडिकुलर दिख रहा है यहाँ। सो दिस इज द क्वेश्चन। Particle is moving in a straight line along the x-axis at t equal to 0. It is at x equal to 5 meter moving in the positive x direction with velocity 10 meter per second. Particle has the acceleration which depends on time t as a equal to 2t। तो यहीं से चालू करते हैं कि a equal to 2t है, मतलब dv dt जो होगा वो 2t दिया हुआ है, मतलब कि
dv जो है वो 2t dt दिया हुआ है, इंटीग्रेशन मैंने लगा लिया। अब जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम की वैल्यू जब t हो जाएगी तो वेलोसिटी हो जाएगी v। सो ये हो गया v फ्रॉम 10 टू v, और ये हो जाएगा 2t² फ्रॉम 0 टू t। मतलब हमारे पास क्या मिल गया, v माइनस 10 इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि v इक्वल टू t² प्लस 10। ये एक मेरे को फंक्शन मिल गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि पोजीशन, तो अब इसको अगली बार dx dt ले लो। सो dx dt इक्वल टू t² प्लस 10, मतलब क्या हुआ, dx की वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी t² प्लस 10 dt। फिर से इंटीग्रेशन लिमिट लगा लो, ये 0 से t कर दो, और पोजीशन कहाँ था, 5 पे था। तो मतलब ये हो गया कि ये जो है x माइनस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा t³/3 प्लस 10t, और फ्रॉम 0 टू t है तो अगेन 0, तो ये सिंपली हो जाएगा x इक्वल टू 5 प्लस t³/3 प्लस 10t, सिंपली इतना ही हो जाएगा। अब मेरे को पूछ रहा है ये किसी टाइम t पे है तो xt भी बोल सकता है हम इसको। सो x2 पूछ रहा है तुम्हें, तो इसी में 2 की वैल्यू डाल दो तो हो जाएगा 5 प्लस 2³/3 एंड प्लस 20। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/3 हो जाएगा, ये 5 तो 25 प्लस 8/3 जितना होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो 25 प्लस 8/3 कितना हो गया, या तो यहाँ पे लिख दो 75 प्लस 8, 75 प्लस 8 हो जाएगा 83/3, या तो ऐसे लिख लो, या तुम इसको यदि ऐसे लिखना चाहो कि ये वाली चीज जो है वो 2.66 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ये जो है 27.66 भी हम इसको लिख सकते हैं। सो हमारे पास क्या है कि पोजीशन होता है, पोजीशन को आप एक्स से रिप्रेजेंटेड concept which we already learned before, but in this class I'm going to correlate all these things, then we will solve some problems. So हमारे पास क्या है कि पोजीशन होता है, पोजीशन को आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आपके पास वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर आपके पास एक्सीलरेशन होता है जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, मान लो तुम्हें पोजीशन पता है और तुम्हें वेलोसिटी पता करनी है, तो तुम्हारे पास क्या तरीका है, तुम डिफरेंशिएट कर देते हो उसको। तो तुम यहाँ पे लिखते हो v इक्वल टू dx dt, और ये डिफरेंशिएशन हो गया। फिर वेलोसिटी यदि पता है और तुम्हें एक्सीलरेशन पता करना है तो तुम क्या करते हो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हो, यहाँ पे मिल जाता है dv dt। अब मान लो कि मुझे पोजीशन पता है, पोजीशन से एक्सीलरेशन निकालना है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, और हम बोलेंगे एक्सीलरेशन इक्वल टू d2x ddt2, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अब मान लो कि तुम्हें एक्सीलरेशन पता है और एक्सीलरेशन से तुम्हें पता करना है चेंज इन वेलोसिटी, तो तुम लिखते हो डेल्टा v इक्वल टू ए dt। अब तुम्हें पता है कि v और तुम्हें पता है चेंज इन पोजीशन, सो तुम डेल्टा x इक्वल टू लिखते हो v dt। सो ये जो साइकिल है, इसी साइकिल के अनुसार पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स की हम बातचीत करते हैं कैलकुलस मेथड से, जिसके ऊपर हमने चर्चा की। तो ये सारी कहानी यदि हम देखें तो इन वन डायमेंशन हमारे पास कुछ फॉर्मूले डिड्यूस हो जाएंगे। सो पहला हम लिख सकते हैं v इक्वल टू डी एक्स डी टी, दूसरा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी डी टी, तीसरा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू वी डी वी टी एक्स। ये कैसा है तुम्हें पता ही ऑलरेडी, हम क्या, अच्छा ये कब होता है, व्हेन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, और ये कब आता है, व्हेन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ s। अच्छा देखो, ये सारी चीजें मैंने अच्छे से, इसका जो पहला लेक्चर है जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर उसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप एक बार वापस उसको जाके देखिए। मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करके आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अब एक्सेलरेशन को आप d2x dt2 लिखते हैं, और आपके पास क्या है कि यदि मेरे को निकालना है डेल्टा v, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, और फिर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x इंटीग्रेशन ऑफ
वी डी टी। तो ये 6 के 6 सारे प्रोसेस जो है, जो हमने वो आपको ये पिक्चर में दिखाया था, वो सारी मैंने एक्सप्लेन की, तो याद आ जाएंगी रिवीजन के टाइम। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारी बातें मैंने डीप में अपने वीडियोस में बताया हुआ है। क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो मैं आपको साथ ही साथ एक बार रिकैप भी करवाता जाऊंगा, बट क्विक रिकैप है ये। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट ऑब्वियसली आपके लिए बिल्कुल नया ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करते चलूँ। तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन से आप क्या जानते हैं? जो आप पहले से जानते हैं वही चीजें वापस से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो the area under the curve and the x-axis gives the definite integration of the function। ये मैंने ऑलरेडी इसका एक लेक्चर लिया था पूरा इंटीग्रेशन वाला, 3.4 है शायद, हाँ 3.4 या 3.5, वहां पे एक बार वापस से जाके आप देख लीजिएगा। अभी के लिए मैं वापस से एक बार आपको बता देता हूँ, जल्दी जल्दी में आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट उसके क्वेश्चन से इसको समझेंगे। तो एक क्वेश्चन जैसे मान लो तुमको दे दिया गया, लेट्स से तुम्हारे पास y और x के बीच में y इक्वल टू साइन x दे दिया गया। सो y इक्वल टू साइन x का ऐसे एक ग्राफ बन गया हल्का सा, ये है y इक्वल टू साइन x, और कहां से कहां तक, ये बेसिकली 0 से लेके पाई के बीच तक ऐसा ग्राफ बन जाता है। अब यहाँ पे यदि मुझे मान लो कि ये निकालना है, तुम्हारे पास नेट एरिया निकालना है क्या, मान लो तुमसे बोला जाए कि नेट एरिया निकाल लो। सो योर नेट एरिया इज y dx फ्रॉम 0 टू पाई। तो ये y dx है क्या, यहां से ना x डिस्टेंस तक चले जाओ, और इस x डिस्टेंस पे कुछ y होगा, और वो जो y होगा वो थोड़े दिन dx के लिए मैं कांस्टेंट मान के चलूंगा। तो ये जो छोटा सा तुम्हारे पास एलिमेंटल पार्ट हो गया, ये छोटा सा स्ट्रेच जो है, इसकी एरिया होती है y dx, ठीक है ना। ये हल्का सा जो होता है y dx होता है, क्योंकि dx बहुत छोटा है तो y कांस्टेंट हमेशा मान के चल रहे हैं, तो इट एक्ट्स लाइक अ रेक्टेंगल। और इसको जब हमें पूरा का यहाँ से पूरा का पूरा इंटीग्रेट करना होता है, तो हम इस y dx को इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 0 टू पाई। सो यहाँ पे इस केस में हम इसको लिखेंगे 0 टू पाई, y की वैल्यू डाल दो साइन एक्स dx, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है फ्रॉम 0 टू पाई। सो अगेन ये माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0। सो अब देखो ना, ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 एंड प्लस कॉस 0 विच इज एक्चुअली 1। सो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो इस तरह से हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को समझ सकते हैं। अब इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस कहाँ पे हमें हमें एग्जाम में आएगा, तो हम एक बार उन चीजों को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर से जल्दी जल्दी एक बार बता देता हूँ। सो द एरिया अंडर द VT कर्व गिव्स, क्या देता है, याद है तुम्हें, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। VT यहाँ पे, ये VT मतलब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम कर्व। और इसको आप चाहो तो एक छोटा सा ग्राफ जैसा बना के अपने समझने के लिए लिख लो। उसे एक मैंने ग्राफ बना दिया, और ये जो है कोई टाइम है, ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है। मान लो ये टी इनिशियल टू टी फाइनल जा रहा है, तो इसके बीच का जो ग्राफ होगा वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। और यदि मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट विच इज चेंज इन पोजीशन, और वो जो होगा वो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल। क्योंकि एक्स एक्सिस पे टी इनिशियल टू टी फाइनल जो है, जैसे वहां पे एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल करते थे ना, जैसे यहाँ पे मान लिया कि मैंने वी
यहाँ पे मैंने क्या किया कि t डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट ले लिया dt, यहाँ पे वेलोसिटी हो गया v। तो ये जो है ना v dt, ये छोटा सा एलिमेंटल पार्ट तुम्हारा हो गया। इसकी एरिया, इस रेक्टेंगल की एरिया हो जाएगी v dt, और उसको जब इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां, t इनिशियल से टू फाइनल तक, तो एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। द सेकेंड इज द एरिया अंडर द स्पीड टाइम कर्व क्या देता है बच्चों, गिव्स द डिस्टेंस। ठीक है ना। तो अब आगे एक इसका भी बना लेते हैं कि ये मेरे पास मान लो कि यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम यदि तुम्हारे पास कोई ग्राफ है दिया है, तो ये तुम्हारे पास जो एरिया होगा वो बताएगा तुम्हें डिस्टेंस को। सो ये बातें आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लीजिए। सो मान लो कि यदि तुम्हारे पास यहाँ पे तो मैंने सब कुछ ऊपर ऊपर कर दिया, मान लो वेलोसिटी तो निगेटिव भी हो सकती है, स्पीड निगेटिव नहीं होगी लेकिन वेलोसिटी तो निगेटिव भी हो सकती है। तो मान लो एरिया अंडर द कर्व जो है उसमें नीचे आ जाए, जैसे मान लो कि ऐसे एक कर्व मैं तुमको दे दूं, तो यहाँ पे ये ऊपर में एक एरिया आ जाएगा, लेट्स से दिस इज A1, और एक नीचे में एरिया आ जाएगा जिसको मैं मान लेता हूँ A2। सो जो ऊपर की ये जो एरिया होगी ना वो पॉजिटिव होगी, और ये जो नीचे की एरिया होगी वो नेगेटिव होगी हमेशा, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। सो यहाँ पे यदि मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ तो सिंपली क्या करो कि तुम एरिया निकाल लो। यदि तुम्हारे पास एरिया निकालने का कोई तरीका इंटीग्रेशन में करोगे तब तो डायरेक्ट आ जाएगा वो। यदि एक फंक्शन होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल में, ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन मान लो कि तुम्हें पता है कि ये चीज क्या है, लेट्स से तुम्हें पता है कि ये एरिया A1 है, पॉजिटिव लेवल पे तुम्हें पता है कि ये एरिया A1 है, और पॉजिटिव लेवल पे तुम्हें पता है कि ये एरिया A2 है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लिखते हैं A1 माइनस A2। मैं मान के चल रहा हूं कि ये पॉजिटिव एरिया मान रहा हूं, ठीक है। सो ये वाली जो A1 माइनस A2 है ये पॉजिटिव हो जाएगी कब, व्हेन A1 इज ग्रेटर देन A2। जीरो हो जाएगी कब, व्हेन A1 इक्वल टू A2। और यही एरिया जो है वो हो जाएगी नेगेटिव व्हेन A1 इज लेस देन A2। अब मान लो कि इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछे कि फाइंड डिस्टेंस इन द एबव ग्राफ, इसी ग्राफ में यदि तुमसे पूछे कि तुम डिस्टेंस बता दो भाई, ये बात तुमसे करेंगे। सो हम क्या करेंगे कि इस डिस्टेंस के लिए अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से खींच लेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे होता है तुम्हारे पास स्पीड, ये होता है टाइम। तो अब ये दोनों ही ना ऊपर उठ जाएंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो जाता है ना। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ velocity at any particular time, instantaneous velocity बोलते थे, instantaneous speed is the magnitude of instantaneous velocity। तो यहाँ पे जो भी छोटा छोटा तुम देख रहे हो ये इंस्टेंटेनियस है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस है। तो जब स्पीड करोगे तो जो नीचे का ग्राफ होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो ये A1 A2 इस तरह से हो जाएगा। सो अब की बात तुम देख पा रहे हो कि सिंस स्पीड इक्वल टू मॉड ऑफ वेलोसिटी, सो स्पीड की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेवर नेगेटिव। उसी से तुम ग्राफ से देख पा रहे हो। यहां पे यदि मैं बोलूं कि डिस्टेंस इन दिस ग्राफ, तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास A1 प्लस A2। बच्चों जीरो कब होगा, जब कोई बॉडी मूव ही ना करे तभी जीरो हो सकता है। यदि उसके पास थोड़ा सा भी स्पीड होगा तो हमेशा जो तुम्हारे पास डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव ही होने वाला है। मतलब मान लो कोई बॉडी है और उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब कुछ जीरो हो जाएगी, बॉडी इज एट रेस्ट। इसके अलावा बाकी कोई भी केस में स्पीड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ v, any value of v velocity, speed is positive, and since speed is positive and distance is positive। तो सिर्फ दुनिया का एक ही केस है जिसमें तुम बोल सकते हो कि
डिस्टेंस जो होगा या स्पीड जो होगा वो 0 होगा, वो कब, जब बॉडी रेस्ट पे है, अदरवाइज नहीं। तो स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो अब एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। तो द एरिया अंडर द एक्सीलरेशन टाइम कर्व क्या देता है? शुरू में मैंने बताया था, गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है ये, क्योंकि ए की वैल्यू होती है हमारे पास डीवीडीटी, और तब तुम लिख लेते हो डीवी इक्वल टू एडीटी। अब इसको तुम इंटीग्रेट करते हो तो ये किसी टाइम टी इनिशियल टू टी फाइनल तक होता है, यहाँ पे v इनिशियल टू v फाइनल तक होता है। तो ये फाइनली जब इसको तुम डिराइव करते हो तो यहाँ पे v होता है v इनिशियल टू v फाइनल, और यहाँ पे, अच्छा, एक एक गड़बड़ी मैंने कर दी यहाँ पे, a को मुझे अंदर रखना था यहाँ पे, बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये फंक्शन ऑफ टाइम है कि नहीं है, तो मैं बाहर नहीं निकाल सकता हूँ उसको। मैंने हल्की सी मिस्टेक कर दी थी, ये ए डी टी फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल ऐसा लिखना सही रहेगा। सो यहाँ पे भी मैं ए डी टी लिख देता हूँ, टी इनिशियल टू टी फाइनल। तो ये जो है वो एरिया अंडर द कर्व है, और ये डेल्टा वी हो जाता है, और दिस इज एरिया अंडर द कर्व। कौन सा कर्व? एरिया अंडर द ए टी कर्व। अब मान लो कि तुम्हारे लिए मैं एक हल्का सा ग्राफ खींच देता हूँ, छोटा सा। मान लो कि मैंने ऐसे खींच दिया, ऐसे करके ऐसे ग्राफ खींच दिया, और यहाँ पे लिख दिया A1, यहाँ पे लिख दिया A2, और यहाँ पे A वर्सेस। इस पर्टिकुलर केस डेल्टा V क्या होगा? A1 माइनस A2, क्योंकि नीचे वाला जो है ना वो हमेशा हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि द एरिया अंडर द एक्सीलरेशन A वर्सेस X, AX कर्व, ये क्या होगा? सो A को हम लोग लिखते हैं V dV dx। सो अब ये बताओ मेरे को कि V dV जो होगा उसकी वैल्यू हम क्या लिख लेंगे? A dx। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो AX कर्व के नीचे एरिया अंडर AX कर्व, जो क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू। लेकिन ये V dV U से V जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या दे देगा तुम्हारे पास? V स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम U टू V। सो बेसिकली ये तुम्हें क्या दे रहा है? यदि तुमसे कोई बोलेगी एरिया अंडर द एक्स कर्व क्या दे रहा है, तो तुम बोलोगे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 दे रहा है। ठीक है, दे दूं मैं, लेट्स से तुम्हारे पास एक छोटा सा ग्राफ दे दूं ऐसा, ए वर्सेस एक्स। तो ये जो एरिया अंडर कर्व है वो तुमको दे रहा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो ये बात आप याद रखें। अब क्या है कि हमने और भी कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी, जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि यदि एक्स वर्सेस टी जो है उसका कोई ग्राफ है ऐसे, तो हमने ये पढ़ा था जो इसका स्लोप होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो इसका स्लोप होता है वो dx dt v के बराबर होता है। और यदि मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि v वर्सेस t है, तो ये मान लो कि ग्राफ है, तो यहाँ पे दो बातें होंगी। ये एरिया अंडर द कर्व v वर्सेस t जो होगा वो डेल्टा x होगा, लेकिन जो इसका स्लोप होगा वो होगा एक्सीलरेशन। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली ग्राफ विच विल गिव यू एक्सीलरेशन एज वेल एज चेंज इन पोजीशन, और वेलोसिटी तो होता ही है इसके अंदर। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ सबसे बढ़िया ग्राफ होता है जिसमें हमें तीनों चीजें मिल जाती हैं एक साथ, ठीक है ना। सो ये हम यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि तुम्हारे पास कंफ्यूजन होता है कि ये जो v वर्सेस t ग्राफ होता है उसमें हम एक्सेलरेशन को लेते हैं तो कैसे लेने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे यदि तुम्हारे पास v वर्सेस मान लो कि t दिया हुआ है, तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे एंगल थीटा दिया होगा, ये हो सकता है कोई टाइम t हो। सो एक तरीका तो ये होता है कि मुझे ये टेन थीटा पता चल जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट p पे।
सो हम इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू टेन थीटा, और यही टेन थीटा जो होता है तुम्हारा डीवी dt भी होता है। तो यदि स्लोप किसी तरीके से पता चल जाए इस पॉइंट पे, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे दे दे कि कोई VT ग्राफ में ये एंगल 30 डिग्री दे दे तुमसे, और पूछे कि ये पॉइंट P पे ऐसा 30 डिग्री स्लोप दिया गया है, और पता करो कि इस जगह पे एक्सेलरेशन कितना है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन इक्वल टू डायरेक्ट 10 30 डिग्री लिख दोगे, और जो इसकी वैल्यू होती है वही तुम्हारी एक्सेलरेशन हो जाएगी, दैट्स ऑल। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो दिया है कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है। यदि आप ग्राफ को देखें तो यहाँ पे पोजीशन दिए गए हैं अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का, और आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ 0 से लेके 6 सेकंड के बीच में। डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चेंज इन पोजीशन निकालना पड़ता है। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ग्राफ में देखिए x6 क्या है, जो कि आपको दिख रहा है -10, और आप देखेंगे कि x0 क्या है जो आपको दिख रहा है +10, और आप डेल्टा x जो है नॉर्मल अपने फार्मूले से x6 माइनस x0, जिसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -10 इक्वल टू -20। सो ये -20 मीटर जो है वो इस पर्टिकुलर, यदि हमने मीटर में दिया हो, चूंकि कहीं पे मेंशन नहीं है तो -20 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि x मीटर में है और टाइम सेकंड में है। सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज -20 मीटर। यदि हम डिस्टेंस की डिफिनीशन पे जाएं तो हम क्या बोलते हैं, द लेंथ ऑफ पाथ इज डिस्टेंस, है ना। यस, द लेंथ ऑफ पाथ इज डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब +10 से -10 तक ये जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो बच्चों कांस्टेंट है ना, क्योंकि स्लोप ये कांस्टेंट है। एक्स टी वर्सेस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हम बोलते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है यहाँ पे। तो जो लेंथ होगी इसकी वो कितनी होगी, 10 से यदि -10 पे चला गया, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भले ही -20 मीटर था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर हो सकता है क्योंकि वो चेंज इन पोजीशन होता है। डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ पाथ होता है ना। सो मान लो कि यदि मैंने तुमसे बोला कि किसी नंबर लाइन पे यदि मैंने लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ पे 10 मीटर है, और यहाँ से ऐसे सीधे सीधे पीछे गया ये -10 पे। सो ये बेसिकली -10 से 10 के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो तो 20 मीटर हुआ ना, क्योंकि पहले वो 10 से जाएगा 0 पे तो 10 मीटर चला, फिर 0 से -10 पे जाएगा, तो ये जो -10 पे जाएगा ये भी 10 मीटर ही होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे। सो या इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस की बात जब करोगे तो वो 0 से 6 के बीच में हो गया 20 मीटर। अब पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए आप 3 to 6 सेकंड के बीच में, तो बड़ा अच्छा है, यहाँ 2 से 4 के बीच में 3 आ रहा है, और ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो यदि यहाँ पे 10 है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 5 होगा ये। तो यानी कि जो x3 था उसकी वैल्यू थी 5, और जो x6 था उसकी वैल्यू थी -10, दिया ही हुआ है ग्राफ में। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा x इक्वल टू x6 माइनस x3, यानी कि -10 -5 इक्वल टू -15। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है और एवरेज स्पीड। डिस्टेंस वर्सेस ही देना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट देगा तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। एवरेज स्पीड की ये बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि इन्होंने डिस्टेंस वाला दिया है कहानी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो पहले तो आप ये बताओ मेरे को कि यदि मैं बोलूं कि एवरेज स्पीड होता क्या है, सो आप बोलते हो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस जो है इस ग्राफ में यदि देखो तो ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा, मान लो इसको h यदि मैंने मान लिया तो, क्योंकि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ही बता रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो बता नहीं रहा है। तो ये पाथ नहीं है, ये ग्राफ है। पाथ उसका जो भी हो उसकी लेंथ हमेशा यहाँ पे होगी, ये h जो है ये डिस्टेंस है।
तो यहाँ पे लेंथ होगी। तो मान लेता हूँ यदि ये एच है, सो इस ट्रायंगल से यदि तुम देखोगे और ये एंगल थीटा 60 डिग्री दिया है, तो एच अपान 4 इक्वल टू 1060 डिग्री, यानी कि एच इक्वल टू 4 1060 डिग्री। इसको एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास 4 है तो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया 4 1060 डिग्री एंड होल डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कट गया तो ये हो गया √3। तो फाइनली आंसर तुम्हारे आगे पास आ गया √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, बोल रहा है कि इज द स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विथ टाइम। अब देखो यहाँ पे पहले जो भी स्लोप था, मान लो कि यदि यहाँ पे पहले इसका स्लोप था θ1, सो वो बाद में हो गया θ2। तो तुम देख रहे हो कि जो θ2 है ग्रेटर देन θ1 है, सो जो स्पीड होगा वो स्लोप होगा tan थीटा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा, वैसे वैसे ये स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है यानी कि स्पीड भी इंक्रीज कर रहा है, तो यस इंक्रीजिंग, सो इंक्रीजिंग हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेलोसिटी इक्वल टू t माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। सो ये क्वेश्चन करने के लिए एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम लिख लें कि भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, पहले हम बना लेते हैं कि वो कैसा होता है। तो आप ये बताओ कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना होगा मेरे को। तो t माइनस 2 है, तो क्या करूंगा, स्टेप क्या लूंगा, v इक्वल टू t माइनस 2 लिख दूंगा, और t इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू हो गई -2। सो v की वैल्यू -2 जो है वो इस जगह पे होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट मेरे को मिल गया। v इक्वल टू फिर 0 ले लेता हूँ, तो t माइनस 2 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यानी कि t की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो लाइन होगी वो ग्राफ हो जाएगा मेरा। लेकिन चूंकि टाइम हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये पीछे वाला ये नहीं रहेगा। ठीक है ना, सिंपली इतना रह जाएगा। सो ये तुम्हारे पास कहानी हो गई कि भाई ये जो है मेरे पास लाइन हो गई है, और तुम्हें ये पता है कि ये -2 है और ये 2 है। ये वर्सेस टी का ग्राफ है। तो क्या है हमारे पास कि यदि हम यहाँ पे देखें तो ये कोई 4 सेकंड होगा। अब तुम्हें सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि भाई यदि t इक्वल टू 4 सेकंड पे निकालना है तो सेम लाइन है। तो ये जो ट्रायंगल होगा, यदि मैं इसको A1 मान लूं और ये ट्रायंगल A2 मान लूं, तो तुम्हें दिख रहा है कि A1 की वैल्यू A2 के बराबर ही तो है, क्योंकि इसमें यदि 4 डाल दूंगा तो भी 4 - 2 करोगे तो ये वाला जो जगह होगा वो भी तो 2 हो जाएगा, और यहाँ का डिफरेंस भी 2 ही है। तो इसमें भी तो बेस 2 है और हाइट 2 है, और इसमें भी बेस 2 है और हाइट 2 है। सो दोनों A1 और A2 बराबर होंगे। लेकिन हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है नीचे वाला तो नेगेटिव मान लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे यदि तुमसे कोई बोले कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, तो तुम क्या बोलोगे, A-A1 प्लस A2, नीचे वाला नेगेटिव होगा, ऊपर वाला तो ये 0, चुकी A1 इक्वल टू A2 है। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कि हम इसी चीज को जो हमारे पास आया है उसको मैग्नीट्यूड मान लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचेंगे, उसका खींचूंगा मैं। सो सिंपली स्पीड में क्या करते हैं कि जितनी चीजें नीचे की तरफ होती है ना, ऐसे था तुम्हारे पास, तो जो नीचे वाली चीज है ना उसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे ऐसे। यहाँ पे इसको मिरर मान लेते हैं, इसको मिरर मान लेते हैं जब भी मॉडुलस को, और इसका जो इमेज होता है हो जाता है। तो ये था मेरा वेलोसिटी में। सो मिरर जब इसको मानोगे तो ऊपर वाले पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये वाला ऊपर ऐसे चला जाएगा, तो ये -2 था तो ये +2 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। सो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी A1 हो गया और यहाँ पे भी A2 था, वो तो A1 के बराबर ही आया था, तो ये 2 सेकंड हो गया, ये भी 2 सेकंड हो गया। डिफरेंस जो है, वैसे तो ये 4 सेकंड है। सो अब यदि तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए तुम क्या लिखोगे, A1 प्लस A2, और तुम्हें पता है कि इट इज 2 है क्योंकि बराबर है दोनों। सो यानी कि 2 इंटू 1/2 इंटू 2। ये क्या किया मैंने, एक जो बेस था वो था 2 और हाइट था 2, तो 1/2, तो एक ट्रायंगल की और 2 ट्रायंगल है, तो ये हो गया 4 मीटर। जो अगला तरीका है वो है टर्निंग मेथड। टर्निंग मेथड एक आसान सा मेथड है,
जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टर्निंग मेथड के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि वेलोसिटी का साइन चेंज हो रहा है क्या। सो यदि तुम अपने क्वेश्चन में देखो तो वेलोसिटी इक्वल टू तुम्हें दिया है t-2 सेकेंड। तो यदि तुम ध्यान से देखो तो t-2 की वैल्यू जब हम 0 करते हैं तो t की वैल्यू 2 सेकेंड आती है, और जब t की वैल्यू 0 से 2 के बीच में होती है, सो t की वैल्यू t-2 की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। एंड व्हेन t इज ग्रेटर देन 2 सेकेंड है तो तुम देख रहे हो कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है, यानी कि t-2 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। यही है वेलोसिटी। सो यहाँ पे ये टर्न कर रहा है, इसका मतलब कि तो टर्न कर रहा है। तो वापस से थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। मैं जब t इक्वल टू 0 रखता हूँ तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे, मान लो कि इनिशियली यदि मैंने एक्सेस 0 पे चालू किया तो टाइम t इक्वल टू 0 पे इस तरफ इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू -2 आ रही है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये जा रहा है। फिर ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जाके 0 हो जाता है वेलोसिटी। सो जब वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाता है तो यहाँ पे x2 निकालना है मेरे को। सो मैं निकाल लेता हूँ x2 कितना है। सो यहाँ पे यदि मैं लिखूं dx dt इक्वल टू t-2, सो मुझे क्या लगता है कि dx को हम लोग लिख सकते हैं t-2 dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से x और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2। सो यहाँ पे x की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी t² 2 -2t फ्रॉम 0 to 2, यानी कि x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी t² 2 -2 into 2 इक्वल टू 2 - 4 यानी कि -2। यानी कि x2 जो आया ना वो -2 मीटर आया, और यही x2 जो है वही xt टर्निंग है, वो टाइम जहां पे वो टर्न कर रहा है। ठीक है, अब देखो यदि मेरे पास ये फार्मूला आ गया x की, तो हम यहाँ पे x0 की जो बात करते हैं वो तो 0 है, और x4 की बात करते हैं तो वो भी कितना है, वो भी 4² 2 -2 into 4, वो भी 0 ही हो जाएगा। 8 - 8 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा डेल्टा x, वो 0 - 0 तो 0 हो गया। लेकिन हमारे पास डिस्टेंस के लिए दिक्कत होने वाली है। तो चूंकि तुमने निकाल लिया कि टी टर्निंग पे जो था वो डिस्टेंस था कितना, टी टर्निंग पे डिस्टेंस आ गया था तुम्हारा, मतलब ये बेसिकली x2 आ गया था -2। सो यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो हम फॉर डिस्टेंस क्या करेंगे, फॉर डिस्टेंस हम लिखेंगे कि फॉर डिस्टेंस इक्वल टू mod of x2 minus x0 and plus mod of x4 minus x2, ऐसा लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें ये जो डिस्टेंस है ना, जो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू -2 पे पहुंच रहा है, इसका लेंथ जो होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा ना। दिस इज पॉजिटिव ओनली। सो वो पॉजिटिव होगा कैसे, यदि हम ये लिखें कि x इक्वल टू 0 से इक्वल टू -2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधी रेखा में ही चल रहा है ये सारा कुछ। और फिर जब यहाँ से फिर -2 से जब, अरे सॉरी, x इक्वल टू -2 है, लेकिन ये t इक्वल टू, x इक्वल टू -2 का मतलब ये x2 है, बेसिकली वैल्यू इसकी -2 आ रही है। सो x2 से x4 पे जब पहुंच रहा है और x4 भी 0 है तो वो भी डिस्टेंस में मिल जाएगा। सो यहाँ से ये मिल जाएगा तुम्हारे पास -2 -0 एंड प्लस ये मिल जाएगा, x4 तो तुम्हारा 0 ही है, और माइनस ऑफ -2। सो यहाँ पे -2 का मार्क 2 और 2 का मार्क 2, यानी कि 4 हो गए। या एक और आसान तरीका तुम बोल सकते हो कि सिंस डिस्प्लेसमेंट इज 0, hence distance equal to 2 into mod of
x2 माइनस x0, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। सो ये वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 2, तो ये वैल्यू हो गई 4 मीटर। तो ये भी एक तरीका है। मतलब हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ तक कैसे गया, ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू -2 तक, तो 2 मीटर चला और फिर वापस 2 मीटर चला आने में भी। तो ये x2 था बेसिकली। तो x2 जो था, जो -2 था, वहां से फिर x4 पे आया जो कि 0 था, तो 2 मीटर ये चला और 2 मीटर ये चला, तो ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। सो ये तरीका है तुम्हारे पास डिस्टेंस निकालने का। लेकिन मान लो कि तुमसे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा करके पूछे, यहाँ पे तो क्लोज मोशन आ गया तो हम 2 टाइम्स कर दिए, वैसे ये वाला तरीका तो है, वैलिड ही है हमारे पास। तो उसके लिए हम एक और दूसरा भी मतलब टाइम ले लेते हैं, 4 की जगह पे 5 ले लेते हैं। तो जब 5 ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली क्या करो, डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे पास एक्स टी तुमने निकाल लिया था, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t। सिंपली इसको dx बाई डी टी इक्वल टू टी माइनस 2 करके इसको निकाल लिया था तुमने, इंटीग्रेट किया था और निकाल लिया था। ये सो यहाँ से हमने निकाल लिया था इस तरीके से। तो ये बात हमने निकाली थी। तो x5 में से वैल्यू डाल दो, तो 5 स्क्वायर बाई 2 -2 इंटू 5, यानी कि ये हो गया 12.5 माइनस 10, तो ये 2.5 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टर्निंग मेथड से। सो डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये लिखेंगे कि एक्स टी टर्निंग मॉड ऑफ एक्स टी टर्निंग माइनस x0 जहां से चालू हुआ था मोशन, एंड प्लस एक्स टी जिस टाइम पे तुम्हें निकालना है, और माइनस ऑफ एक्स टी टर्निंग ये। सो इन दिस केस क्या हो रहा है तुम्हारे पास, यदि तुम ध्यान दो तो एक्स टी टर्निंग तुम्हारे पास आया था -2, एंड माइनस ऑफ x0 0 था, एंड प्लस एक्स टी कितना था, ये आया था 2.5, क्योंकि एक्स टी यहाँ पे x5 है जो हमने निकाला है, एंड माइनस एक्स टी टर्निंग माइनस ऑफ -2 और इसका मॉड। तो यहाँ पे ये हो गया 2 और ये हो गया 2.5 प्लस 2 यानी कि 4.5, यानी कि 6.5 मीटर। तो बेसिकली यदि यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, ये यहाँ पे था t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 था, मतलब x0 भी इसको हम बोलते हैं, एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड पे x की वैल्यू मेरे पास -2 थी, तो 2 मीटर इधर चला, फिर वापस 2 मीटर इधर चला, और x5 पे ये यहाँ पे था, जो यहाँ से 2.5 मीटर और ज्यादा दूर था। सो बेसिकली 2 प्लस 2 प्लस 2.5 इज 6.5 मीटर। तो ये है तरीका टर्निंग मेथड। क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बता देता हूँ मैं तुमको। जब भी तुम्हारे पास मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें कि तुम्हें v दिया हो, v जैसे यहाँ पे दिया था t-2 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी यदि है, तो तुम्हारे पास जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ v हो जाएगा। सो तुम मॉड ऑफ v को पहले डिफाइन कर लो। तो मॉड ऑफ v को यदि मॉड ऑफ t-2 तुम करोगे, तो इसको डिफाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस टी फ्रॉम व्हेन, जब 0 से t के बीच में तुम्हारे पास होगा ये t, और t-2 when t is greater than 2 सेकेंड। ये मॉडुलस का डिफिनेशन है। मॉडुलस का डिफिनेशन क्या होता था, मॉड ऑफ x इक्वल टू -x if x is less than 0 and plus x if x is greater than or equal to 0। अच्छा, यहाँ पे भी एक मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, यहाँ पे इक्वालिटी यहाँ पे हटा देता हूँ। वो कोई दिक्कत नहीं, इक्वालिटी तुम कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ दोनों तरफ लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। सो इसी डिफिनेशन को हमने यूज किया। तो यदि तुम इसको ध्यान से देखो कि यदि मॉड ऑफ एक्स जगह पे मैं t-2 कर दूं, इसका मॉड कर दूं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ t-2 इफ t-2 इज लेस देन 0। अब t माइनस लेस देन 0, लेकिन यहां से यानी कि t लेस देन 2, लेकिन t के साथ एक और क्राइटेरिया तुम्हें पता है, चूंकि टाइम है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा आ गया, मॉडुलस की वजह से नहीं आया, ये एक्स्ट्रा आ गया। टाइम चूंकि हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा एक इनइक्वालिटी आ गई दूसरी तरफ से। और तो ये हो गया एक, मतलब ये -x वाला, और प्लस x वाला क्या हो जाएगा, वो तो कुछ नहीं, वो हो जाएगा 2 माइनस टी
की जगह t माइनस टू सॉरी x एंड व्हेन t इज ग्रेटर देन 2 सेकंड, क्योंकि t माइनस टू इज ग्रेटर देन 0 कर दोगे तो यहाँ पे t ग्रेटर देन 2 सेकंड और इक्वल टू भी आ जाएगा। सो ये बात जो है तुम्हारे को ध्यान रखनी है। तो तुम इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब तुमने यदि मॉड ऑफ x लिख दिया तो तुम्हारे पास जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ v dt होती है। तो इन दिस केस it is nothing but 0 to 2 minus t dt एंड प्लस 2 टू कोई भी टाइम t, मान लो 0 से टाइम t तक तुम्हें निकालना हो तो t माइनस टू dt। तो ये तरीके का भी हम यूज करेंगे। सो देयर आर थ्री वेज, हमने तीन तरीके सीखे ग्राफ से, जो कि थोड़ा टफ होगा यदि तुम चूंकि मेडिकल वालों को तो ज्यादा ही टफ पड़ेगा, आईआईटी वालों को 12th के बाद दिक्कत नहीं होगी ग्राफ में। और दूसरा तरीका हमने सीखा टर्निंग वाला, और तीसरा तरीका हमने सीखा ये। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है s और t के बीच में, और पूछ रहा है कि पहले तो ये बताओ कि क्या ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सो हम वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी यदि हमारे पास निकाला जाए तो मुझे लगता है कि वेलोसिटी ds अपन dt जो है वो 0.8t आएगा। जैसे ही टाइम इंक्रीज करेगा वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग हो गया। दूसरा, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉय एट t इक्वल टू 1 सेकेंड है, t2 इक्वल टू 3 सेकेंड। अच्छा, सो v1 निकाल लो, सिंपली उसमें वैल्यू डाल दो 0.8 इंटू 1 यानी कि 0.8 मीटर पर सेकेंड। एंड v3 निकालना है तो 0.8 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय इन द इंटरवल। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। सो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे s3 माइनस s1 अपॉन 3 माइनस 1। और अब हम 0.4 कॉमन ले लेते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आसान करने के लिए कर लिया मैंने, क्योंकि 0.4 इंटू 3 स्क्वायर एंड 0.4 इंटू 1 स्क्वायर होगा तो आसान कैलकुलेशन हो जाएगी मेरी, मैंने बाहर निकाल लिया। सो ये 0.4 इंटू ये 3 9 माइनस 1 8 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो देखो ना ये 4 हो जाएगा सिंपली। तो ये फाइनली आपके पास आ गया 1.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो में दिया हुआ है कि x इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर है, प्लॉट द xt ग्राफ फॉर द इंटरवल। अब ये एक पैराबोला ही तो है, तो पैराबोला मैंने आपको खींचना खूब अच्छे से सिखाया है। पहले तो इसको जीरो कर लो, और नेगेटिव है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो नीचे की तरफ खुलेगा, ये बात तो पक्की हो गई। और यहाँ पे टी की वैल्यू आ गई 0 या टी की वैल्यू आ गई 4। सो अब ये जो ग्राफ होगा वो ग्राफ इस तरीके का होगा, लेकिन तुम्हें पता है कि टाइम में नेगेटिव में तो जा नहीं सकता है, तो ये वाला हिस्सा हम हटा देंगे। सो ये वाला हिस्सा इसका नहीं होगा, तो सिंपली इतना वाला हिस्सा जो होगा दिस इज योर एक्स वर्सेस टी ग्राफ, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए। सो ये मेरा ग्राफ हो गया, ठीक है ना। और ये वाला टाइम हो गया 4 सेकेंड, और ये तो 0 सेकेंड है ही। नेक्स्ट, अब बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड, सेम क्वेश्चन में। तो dx dt बच्चों निकाल दो। आपने dx dt को निकाला तो आपके पास क्या हो गया, सिंपली 4 माइनस 2t हो गया। तो वेलोसिटी जीरो, इजी को भी बोलते हैं हम, तो वेलोसिटी एट 0 सेकेंड इज 4 ओनली, एंड वेलोसिटी एट 3 सेकेंड इज 4 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज मॉड ऑफ वेलोसिटी। सो स्पीड यदि मैं बोलूं 1 सेकेंड पे, अभी हमने निकाला था सॉरी 0 सेकेंड पे, तो वो आ जाएगा मॉड ऑफ v यानी कि मॉड ऑफ 4 यानी कि सिंपली 4 ही रह जाए। लेकिन स्पीड जो है वो
3 सेकंड पे जो है वो आ जाएगा अगेन मॉड ऑफ v, लेकिन वो आया था पीछे में मॉड ऑफ -2। सो ये मॉड ऑफ -2 कर लो इसको। तो ये +2 हो गया, तो स्पीड यहाँ पे +2 ही रहा क्योंकि वेलोसिटी जो है वो -2 थी। नेक्स्ट, फाइंड द टाइम व्हेन द टेंजेंट टू xt ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। xt ग्राफ में टेंजेंट का पैरेलल होने का मतलब ये हुआ कि वो टाइम पता करो जब वेलोसिटी जो है उसकी 0 हो, dx dt जो होगा वो 0 हो। dx dt भी होता है, तो या तो dx dt अभी जो तुम लिखना चाहो। सो 4 - 2t जब 0 होगा ना, वो टाइम तुम्हें पता करना है, तो t की वैल्यू 2 सेकंड हो जाएगा यहाँ से। तो 2 सेकंड पे तुम देख रहे हो। ऐसे भी तुम पैराबोला की प्रॉपर्टी जानते ही हो कि यदि ये 4 है, ये 0 है, तो बीच में आएगा इसका 2 सेकंड पे। सो ये हो गई कहानी। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 0 to 4 सेकंड। तो 0 से 4 सेकंड के बीच में यदि मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए हम देखते हैं कि वेलोसिटी कब 0 हो रही है। तो वेलोसिटी 2 सेकंड पे बच्चों 0 हो रही थी इसकी। तो वेलोसिटी यदि 2 सेकंड पे 0 हो रही है, तो मैंने तुमको बताया था कि हम मॉड ऑफ v dt लेते हैं, और वेलोसिटी का हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी होगी कितनी। वेलोसिटी 4 - 2t का मॉड हो जाएगा। सो 4 - 2t का मॉड यानी कि 4 - 2t व्हेन t इज लेस देन 2 सेकंड एंड 2t - 4 when t is greater than or equal to 2 सेकंड। और ये 0 तो अपने आप आ ही जाएगा, प्रॉपर्टी जो है उसकी वजह से इक्वालिटी भी यहाँ पर। सो ये बेसिकली 4 - 2t into dt from 0 to 2 second and plus 2 to 4 2t - 4 dt, ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो जो पहला वाला होगा वो हो जाएगा 4t - t स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2, और दूसरा वाला हो जाएगा t स्क्वायर - 4t फ्रॉम 2 to 4। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 × 2 - 2 स्क्वायर, ये इसका सोल्यूशन हुआ, एंड प्लस अब एक बार 4 स्क्वायर - 2 स्क्वायर कर देता हूँ, एक बार 4 × 4 - 1 कर देता हूँ माइनस में, ताकि इसका हो गया और इसका हो गया दोनों। सो यहाँ से फाइनल हो जाएगा 4, इसका बचा, और ये बचेगा 16 - 4 यानी कि 12, और ये -3 × 3 -3 इंटू नहीं 4 × एक मिनट 4 × 2 है ये 8। सो ये -8, तो यानी कि 8 मीटर हो गया। सो दिस इज योर प्रॉपर सोल्यूशन। अच्छा, तुम लोग चाहो तो इसको टर्निंग से भी निकाल सकते हो। तुम्हें यदि टर्निंग वाला कॉन्सेप्ट याद होगा तो डिस्टेंस तुम टर्निंग से भी निकाल सकते हो। कि तुम क्या करोगे कि लिख लोगे कि मॉड ऑफ x2 - x0 एंड प्लस मॉड ऑफ x4 - x0, सॉरी x2, क्योंकि 2 पे टर्निंग हो रहा है। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं जो मैंने टर्निंग वाला कॉन्सेप्ट निकाला था, बताया था तुम लोग। सो टर्निंग ये कॉन्सेप्ट से भी हम इसको कर सकते हैं, तो उससे भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेम ही होगा, मतलब मैं कर नहीं रहा हूँ, डू योरसेल्फ, ठीक है ना, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। तो टर्निंग से भी तुम कर सकते हो उसको, ग्राफिकल अप्रोच से भी किया जा सकता है। कैसे? तुम्हें पता है कि तुम मन करे तो ग्राफ खींच लो। क्या लिखोगे यहाँ पे? वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 4 - 2t। तो 4 - 2t का ग्राफ खींचोगे जो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे जो है 2 सेकंड होगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। लेकिन ये स्पीड जब करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। सो ये और ये, तो सिंपली ये वाला निकालो, चूंकि सिमेट्रिसिटी दिख रही है, तो इस वाले एरिया को निकालो और इस वाले एरिया को 2 गुना कर दो। तो ग्राफ से भी बड़ा आसानी से हो जाएगा। ये 2 सेकंड है, यहाँ पे 4 सेकंड था, ठीक है ना। सो इसकी एरिया कितनी है? 1/2 × 2 × 4,
तो एक एरिया है 4, ये भी 4 होगा तो 4 + 4 8 हो जाएगा। तो ये एक तरीका हमारे पास ग्राफ वाला भी। सो तीनों तरीके आप एक बार कर लोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि कैसे क्या-क्या करना था। ये वाला तरीका ग्राफ वाला ज़्यादातर हम नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है। यदि मान लो ये क्वाड्रेटिक है तब तो हो गया, आसानी से हमने लीनियर लाइन का बना के कर लिया। जब ये थोड़ा और बड़ा होगा तो ये करना मुश्किल होता है। तो हम हमेशा ये वाला मेथड से करते हैं या ये वाला मेथड से करते हैं, जो तुम्हें सही लगे। नेक्स्ट देखते हैं, द पोजीशन time graph for a particle moving along the x-axis is as shown. Find velocity and speed at t equal to 2 second, t equal to 9 second and t equal to 12 second। ठीक है, तो हम अलग अलग जगहों पे देख लेते हैं, इस पूरे ग्राफ को ही देख लेते हैं। यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि 0 से 3 के बीच में वेलोसिटी जो है ना, 0 होगी क्योंकि पोजीशन कांस्टेंट है। सो तुम यदि इस जगह पे देखो 0 से 3 के बीच में तो वेलोसिटी 0। अब यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच में देख लो, ये कहाँ से कहाँ तक है। व्हेन t लाइज बिटवीन 3 to 11, सो इसके बीच में निकाल लोगे तो हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल x फाइनल माइनस x इनिशियल अपन 11 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -20/8 -2.5 मीटर पर सेकेंड। और यदि तुमसे कोई पूछे 11 से 13 के बीच में निकाल लो, so when t lies between 11 to 13, so यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू अगेन चेंज इन पोजीशन, तो फाइनली 0 and minus of -10 and whole divided by 13 minus 11 which is 2, so ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। सो अब यदि तुमसे कोई पूछे कि भाई वेलोसिटी 2 सेकेंड पे कितना था, तो 0 था भाई, 0 से 3 वाले बीच में था। कोई पूछे कि 9 सेकेंड पे कितना था, तो वो किस बीच में है, वो है ये 3 से 11 वाले के बीच में, तो -2.5 मीटर पर सेकेंड हो गया ये। और कोई पूछे कि वेलोसिटी एट 12 सेकेंड कितना होगा, तो 11 से 13 के बीच में, तो 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये तीनों इंटरवल में वेलोसिटी का पता तुमने निकाल लिया, यही निकालना था। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to 13 सेकेंड। एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड जैसे मैंने इस डिस्टेंस में बताई था कि लेंथ ऑफ पाथ ही लिखते हैं, तो ये वैसे तो 20 मीटर का -20 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो 20 मीटर ही हो रहा है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं। सो एवरेज स्पीड इक्वल टू सिंपली आप लिखोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम में आप लिख दोगे 20/13। सो यही हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to 13 सेकेंड। So average velocity again displacement upon time। So यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ना -20/13, तो ये -20/13 हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी 0 से 13 के बीच में। नेक्स्ट पूछ रहे, नेक्स्ट अच्छा अलग ग्राफ है ये, क्या नहीं वही ग्राफ, अच्छा अलग ग्राफ है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ में पूछ रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 6 सेकेंड ऑफ द मोशन। सो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। हमेशा ये याद रखना कि डिस्प्लेस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में ऊपर की तरफ जो होगा वो सब पॉजिटिव होगा ग्राफ, और नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, ये याद रखना जब भी हम तो ये वाला सारा जो है वो पॉजिटिव है और ये वाला जो है वो सारा जो है वो नेगेटिव है। लेकिन चूंकि हमारे क्वेश्चन में सिंपली 0 से 6 पूछा है, यानी ऊपर वाला ही पूछा है, तो कोई नहीं, हम यदि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो हम एरिया अंडर द कर्व लिखेंगे, और ये एक तो हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया। सो पैरेललोग्राम की एरिया तो 1/2 और 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड का सम यदि लोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है 3 और ये 6 ऐसे हो गए। सो तुम लिख लोगे कि भाई ये जो है 6 + 3 और इंटू हाइट जो है वो 10, सम ऑफ पैरेलल साइड
1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो ये 5, तो ये 45 मीटर हो गया। सो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो 45 मीटर इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है तुमसे कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ 0 से लेके 10 सेकंड तक। अब समस्या ये आ जाएगी कि 10 सेकंड तक निकालना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अब नेगेटिव वाला हिस्सा भी आ गया, यानी कि यहाँ तक का पूरा नेगेटिव जो होगा, ये एरिया जो होगी वो भी निकालनी होगी और नेगेटिव होगी। सो कैसे करे भाई? तो एक काम करो ना, इसको जो है ना यहाँ से यहाँ तक मान लो y, ये डिस्टेंस को मान लिया y। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये जो y है, मतलब यदि मैं यहाँ पे ट्रायंगल देख लूं, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है दोनों। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 2 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि y/2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, तो 10/3 के बराबर होगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 20/3 आ गई। अब बड़ा आसान हो गया। बड़ा आसान क्यों हो गया? क्योंकि 0 से 6 के बीच में तुमने पिछले पार्ट में निकाल लिया था, ये 45 आया था। और अब ये जो एरिया है ना, ये वाली एरिया निकाल दो। कौन सी? ये वाली एरिया जो हमने, ये y थी मेरी, तो ये वाली एरिया निकाल दो और उसको नेगेटिव कर दो, यहाँ से यहाँ तक की सारी एरिया। तो ये वाली एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि क्या बन क्या रहा है। एक बार वापस से सारी चीजों को देखता हूँ। मुझे सबसे पहले ये था y, और ये y जो हमने निकाली थी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो था मेरा 1। सो हमने क्या किया था कि y/2 कर दिया था, क्योंकि ये 2 था, और y/2 को हमने 10/3 के बराबर कर दिया था। मुझे बेसिकली निकालना है ये वाली एरिया। तो ये वाली एरिया में इसका निकालना, अच्छा ये टोटल आ गया था 45। अच्छा इसमें से ये निकाल देता हूँ तो आसानी हो जाएगी थोड़ी मेरे से। ये 15 ही तो होगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 टू 10 करोगे तो ये 15 हो जाएगा। तो ये 15 निकाल दो इसमें से, तो ये 30 बच गया। बस इतना निकालना है मेरा, ये वाला। तो ये वाली एरिया निकालते हैं पैरेललोग्राम की। तो ये वाली एरिया मेरे पास हो जाएगी 1/2 10 प्लस 20/3 एन इंटू 1। सो देखो ना, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे तुम्हें मिल गया ये 30 और 20 50, तो 50/3। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25/3। सो ये 30 में से 25/3 में कर रहा हूँ बेसिकली डेटा। सो ये मेरे पास हो जाएगा 90 माइनस 25/3, यानी कि 65/3 बनेगा ये। बस इतना ही। तो ये थोड़ा आसान हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डिस्टेंस मान लो अगले पार्ट में पूछ ले तो भी तुम निकाल सकते हो। यहाँ पे ये 45 कर दोगे, ये 15 कर दोगे, और ये जो मैंने 25/3 घटाया हुआ है, इसको लिख दो एक बार, 25/3 ये जोड़ दोगे। तो बेसिकली अगला पार्ट में पूछा है कि डिस्टेंस कितना होगा, तो ये सारी कहानी जो होगी वो ऐसे ऊपर चली जाएगी डिस्टेंस के लिए। तो हमें यहाँ ये वाला सारा एरिया निकालना होगा। तो ये आया था मेरा 45, ये आया था 15, और ये आया था 25/3। 25/3 इज नथिंग बट 8.66। सो ये 45 प्लस 15 60 हो गया, और 60 और 8 68.66 जो है तुम्हारा 66 नहीं 33। क्या हो रहा है भाई आज मेरे साथ? 68.33 मीटर। ठीक है, देख लेना बच्चों एक बार कैलकुलेशन में, कभी कभी मेरे से गलती हो जाती है, तो ह्यूमन एरर है। अगला देखते हैं। पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस चेंजेस विद टाइम एज x इक्वल टू 2t³ माइनस 4t स्क्वायर, where t is time in second and x is in meter. Do you think that the coefficient of 2³ equal to 2 is a dimensionless number? भैया यहाँ पे देखो ना, यदि मैं डायमेंशन लिखूं 2t³ की, यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायमेंशन ऑफ 2t³ यदि मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? x यानी कि l, यानी कि t³ की तो डायमेंशन जो होनी है, तो 2 की डायमेंशन यदि मैं लिखूं, सो
x की डायमेंशन अपन t की डायमेंशन होगी विच इज l अपन t क्यूब यानी एल टी माइनस 3। सो मतलब ये डायमेंशन लेस तो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ड्रा द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द पार्टिकल। सो इसी को पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास डी एक्स डी टी जो है विच इज डी वी वेलोसिटी। सो ये हो जाएगा 6t² माइनस 8t, ऐसा ही होगा ना। हाँ 3, ये एक्चुअली हो जाएगा 2 × 3t² तो 6t² एंड माइनस 4 × 2 × t। हाँ तो 6t² माइनस 8t। अब इसको बच्चों जीरो कर दो। सो इसको जब जीरो करोगे तो t की वैल्यू एक तो जीरो आ जाएगी और दूसरी t की वैल्यू आ जाएगी 8/6 यानी कि 4/3। और ये पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा और नेगेटिव में नहीं जाएगा तो ये वाली कहानी हो जाएगी, ये जीरो हो गया, ये 4/3 हो गया। सो दिस इज योर ग्राफ। नेक्स्ट पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। अच्छा, सो वेलोसिटी पहले निकाल लिया था, जो मेरे पास आया था 6t² माइनस 8t। यहाँ से एक्सेलरेशन यदि निकालो तो ये हो जाएगा 12t माइनस 8। वेलोसिटी इक्वल टू जीरो कब हुआ था? व्हेन t इक्वल टू जीरो एंड t इक्वल टू 4/3। सो एक्सेलरेशन एट जीरो हो गया तुम्हारे पास -8 एंड एक्सेलरेशन एट 4/3 हो जाएगा 12 × 4/3 -8। तो ये भी ये +8 हो जाएगा। सो ये -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड +8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट तुमको दिया हुआ है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहा है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी इज एरिया अंडर एटी कर्व। सो ये एडीटी डायरेक्ट नहीं निकाल दूंगा, 1/2 × 4 × 1 यानी कि ये 2 हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास v माइनस यू हो गया तुम्हारे पास 2। सो v की वैल्यू हो जाएगी u प्लस 2 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। नीचे यदि पूछता तो नेगेटिव हो जाए, मान लो तुमसे पूछता यहाँ पे भी 2 सेकेंड पे पूछ देता है एरिया, तो क्या करते हैं, ये वाली एरिया निकालते और ये वाली एरिया निकालते, ये पॉजिटिव होती और ये नेगेटिव होती, तो ये दोनों मिलके जीरो हो जाती। तो यहाँ पे तुम्हारे पास यदि 2 सेकेंड पे पूछता वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, सो तुम क्या करते हैं, यहाँ पे तुम एरिया अंडर द कर्व लिखते v2 माइनस v0 इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ये जीरो, तो v2 इक्वल टू v0 आ जाता तुम्हारे पास। तो ये वैल्यू अगेन 20 मीटर पर सेकेंड आ जाती क्योंकि ये बीच में। सो ऐसे भी हम कर पाएंगे चीजों को। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम द स्पीड ऑफ द पार्टिकल अगेन बिकेम इक्वल टू इट्स इनिशियल स्पीड। तो पिछले वाले पार्ट में मैंने निकाल ही दिया। मैंने तुमसे ये बोला कि यदि मैं इसी चीज को लिख देता कि भाई ये स्पीड कब इक्वल था, तो मैंने 1-2 सेकंड पे निकाल ही दिया था। स्पीड ऑफ द पार्टिकल अगेन बिकम इक्वल टू इनिशियल स्पीड मतलब 2 सेकंड पे, क्योंकि नो 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 स्पीड पूछ रहा है। हाँ ठीक है, स्पीड पूछ रहा है ना। स्पीड मतलब कि इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात ही कर रहा है, नॉट एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की यदि बात कर रहा है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कब बराबर होगा? जब ये वाली पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों मिलके तुम्हारे पास हो जाए, ये नेगेटिव दोनों मिलके जीरो हो जाए। सो वो हमारे पास 2 सेकंड पे हो रहा था जो हमने निकाल दिया था पिछले क्वेश्चन। एक्सीलरेशन इक्वल टू 2t, व्हाट दिस मीन, व्हाट डज इट मीन, dv dt इक्वल टू 2t, यानी कि dv की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2t dt। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, वेलोसिटी एट इनिशियल t इक्वल टू 0 वाज 0, तो ये 0 पे 0 हो गया और ये 4 सेकंड पे निकालना है तो यहाँ पे v कर लिया। सो ये हो गया v और ये हो गया t² फ्रॉम 0 to 4। सो वेलोसिटी इक्वल टू
हाउ मच वेलोसिटी इक्वल टू 16। अब देखो दूसरी बार वेलोसिटी को हम लोग क्या ले लेते हैं, dxt ले लेते हैं। सो dxt जो था तुम्हारे पास उसकी वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर, दिस इम्प्लाई dx इक्वल टू टी स्क्वायर dt, और ये मतलब 0 से x कर लो और ये 0 से 4 कर लो। सो x इक्वल टू 4 क्यूब बाई 3, क्योंकि ये टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा साल को, तो ये हो जाएगा 64/3। तो 16 मीटर पर सेकेंड एंड 64/3 मीटर, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी और ये हो गया पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, एक तार जो है कुछ मूव कर रहा है, दिया है एक्सीलरेशन इक्वल टू 2x। ठीक है भाई, एक्सीलरेशन इक्वल टू 2x का मतलब क्या हो गया, v dv ds जो है मेरे पास, v dv dx is 2x, दिस इम्प्लाई v dv इक्वल टू 2x dx। इंटीग्रेट कर दो, वैल्यू डाल दो। जब 0 पे था ये तो ये 5 पे था, जब ये x पहुंचा तो ये v निकालना है। सो ये v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 5 टू v इक्वल टू x स्क्वायर फ्रॉम 0 टू x। अच्छा गलत कर दिया गया, नहीं गलत तो नहीं किया है, सही है। बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट x इक्वल टू 5। ठीक है 5 कर देते हैं। अच्छा ये 5 दे दिया है, ठीक है, तो 0 से 5 कर देते हैं, यहाँ पे भी 5 कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा तुम्हारे पास सिंपली v स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 25 हो गया। मतलब क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि 75, यानी कि v की वैल्यू हो जाएगी √/75, ये 5√3 हो गया।